जितनी सीटों पर तैयारी हमारी साल भर से चल रही थी, उतनी सीटों पर आज भी तैयारी चल रही है। सीटों के लिए कोई रार एनडीए में नहीं है। हमारी एक ही तैयारी है कि कैसे 40 की 40 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाल दें, एनडीए की झोली में डाल दें, और देश में 400 पार कैसे हों, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। एनडीए में बात बनी ही रहती है, एनडीए में कोई बात बिगड़ती नहीं है। बिगड़ती वहाँ है जहाँ सत्ता के लालची लोग बैठे हैं, जिनको लगता है हम ही राजा हैं, एको हम द्वितीय नासी। ये लोग लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं और राजतंत्र की व्यवस्था चाहते हैं। उनकी मानसिकता मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वो अपना गुलाम मान रहे थे। अब उनके लोगों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, और लोगों के बीच में जाकर के अपनी एक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन लोगों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इन लोगों को लगा कि अब हमारी कुर्सी खतरे में है, तब इनको कमज़ोर करो, इनके ऊपर लांछन लगाओ, इनके ऊपर आरोप लगाओ। भेड़िया जो है शेर का खाल ओढ़ के बैठ गया, वही हाल इन लोगों का। अब देश के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी राजनीति जब इन लोगों की नहीं सध रही, जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है, तब ये इस तरह का छद्म खेल खेल रहे हैं। नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के रूप में धरती पर अवतार लिए हैं। नहीं, उनको किसी ने नहीं बनाया, वो तो पैदा ही मुख्यमंत्री के तौर पर हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने क्या किया ये दुनिया को लगता है नहीं पता है। जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको राजनीतिक जीवन दिया, राजनीतिक ज़मीन दी, उनके साथ उन्होंने क्या किया उनको नहीं पता है। अरे भाई, आपने अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या जीतन राम मांझी को चाहिए था कि बिहार को बेच दें? वो यही चाहते थे ना कि हम कुर्सी पर नहीं रह करके जीतन राम मांझी से हम बिहार को बेचवा दें। एनडीए की बैठक के बाद आज हम पार्टी का 8वां स्थापना दिवस था और हमारे साथ हम पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी हैं। एनडीए में जाने के बाद आज पहली बार हम पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और एक तरह से कहा जा सकता है कि एनडीए में जाने की जो खुशी है वो तमाम नेताओं में भी दिखी, और साथ में चुनाव लड़ने की घोषणा भी अब की जा चुकी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे हम इनसे। एनडीए में जाने के बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मांझी जी चले तो गए, लेकिन मांझी जी के जो वोटर्स हैं वो उनके साथ नहीं गए। ये एक्चुअली अपने आप को समझते हैं कि हम राजा हैं, और ये जितनी प्रजा है हमारी गुलाम है। अब उनको तो समझ में आ जाएगा। वो जिसको कहते थे कि जिन निकलेगा, तो कोई कुछ कहते थे, कोई कुछ नाम देता था। जिसके दम पर वो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और 30-32 सालों से राज कर रहे हैं, उनको समझ में आ जाएगा वो कैसे उनके नेताओं को वो बेइज्जत करेंगे, उनके नेताओं को वो परेशान करेंगे, और उनके वोटर देखते रहेंगे। वो जो ये समझते हैं, तो आखिर जनता है ना, सब जानती, सब देख रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये लोग अपने रीजन में जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, तब से किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसी नेता को पनपने देना नहीं चाहते हैं, बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। जिसने भी आंख दिखाने की कोशिश की, जिसने भी साथ में बराबर का हिस्सेदारी चाहा, उन तमाम लोगों को ये समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब समाज में बहुत तरह की जो भ्रांतियां थीं वो दूर हो गई हैं, और नई चीज़ों को लोगों को समझ में आने लगा है कि क्या कर रहे हैं, और उसके अनुरूप अब काम कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा जाता, नीतीश कुमार खुद भी ये बात बोले थे कि जीतन राम मांझी मुखबिरी करते हैं, और वो इधर का बात उधर करते थे। इसी वजह से उन्होंने उनको कहा कि आप विलय कर दीजिए या तो फिर इस्तीफा दे दीजिए। देखिए ना, ये लोग लोकतंत्र के प्रहरी बनते हैं और राजतंत्र की व्यवस्था चाहते हैं। लोकतंत्र में मुखबरी शब्द का जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अपने आप में संविधान की अवहेलना है, और एक दलित नेता के प्रति जिस तरह का इनकी मानसिकता है उसका प्रकटीकरण है। और हमने तो कहा है कि हम उनको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम मानहानि का केस भी करेंगे कि आप किसी ऐसे नेता को, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं साहब, खुद उस पद की गरिमा को आप समझिए। एक पूर्व मुख्यमंत्री पर आप जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक काला धब्बा हम उसको मानते हैं, कि इस तरह के बयानों से लोकतंत्र शर्मसार होता है। और ख़ास करके उनकी मानसिकता मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को वो अपना गुलाम मान रहे थे। अब उनके लोगों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया, बातें करनी शुरू कर दी, और लोगों के बीच में जाकर के अपनी एक नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इन लोगों को चैलेंज करना शुरू कर दिया। इन लोगों को लगा कि अब हमारी कुर्सी खतरे में है, तब इनको कमज़ोर करो, इनके ऊपर लांछन लगाओ, इनके ऊपर आरोप लगाओ। तो ये जो इनका जाल है वो अब सबको समझ में आने लगा है, और आने वाले चुनाव में इनको समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। आप कह रहे हैं कि
कि वोटर्स जो है वो अभी भी मांझी जी के साथ है, लेकिन इंडिया की तरफ से जो नया इंडिया गठबंधन बना है उसकी तरफ जगह जगह पोस्टर्स लगा करके दिखाया गया है नीतीश कुमार के सामने। ये लिखा गया है कि नीतीश कुमार पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटर्स जो है वो नीतीश कुमार के साथ है और इंडिया में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। जो इंडिया देखिए, एक तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इंडिया नाम ना बोलें। गठबंधन का नाम तो सर इंडिया ही आई रखा गया। नहीं नहीं, वो रखा गया, वो तो चालबाजी कर रहे हैं, वो तो कुटिलता कर रहे हैं, वो तो छद्म युद्ध कर रहे हैं। उनको तो आपको पूछना चाहिए कि आपने यूपीए नाम क्यों बदला। आप अपना नाम बदलेंगे क्या? नहीं, नाम कोई कब उसमें बदलता और है? भी पार्टियां जुड़ी हैं। नहीं नहीं, पार्टियां जुड़ी हैं तो उसमें कहाँ है कि कौन सी पार्टी के नाम पर कोई नाम रखा है क्या? ये तो जनता को बरगलाने का, उनको एक तरह से कहिए कि भेड़िया जो है शेर का खाल ओढ़ के बैठ गया, वही हाल इन लोगों का। अब देश के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी राजनीति जब इन लोगों की नहीं सध रही, जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है, तब ये इस तरह का छद्म खेल खेल रहे हैं। तो एक तो आपसे गुजारिश है तमाम आपके माध्यम से, और क्या सर, हमें तो यही बोला जा रहा है कि IND बोलिए ना, फ्रॉड पार्टी बोलिए, फ्रॉड गठबंधन बोलिए, महाठगबंधन बोलिए, यही सब बोलिए। वो अपना जाल फेंक रहे हैं, आप भी कुछ करिए। देश के प्रति तो हम सबों का ना ये दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों से को और ऐसे लोगों से देश को बचाया जाए। दूसरी बात, जो ये दम्भ भरते हैं, मैं एक सवाल करता हूँ, आप अगर है कभी मौका मिले तो उनसे पूछिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल 27 सालों में किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को आज तक राज्यसभा का सदस्य नहीं बनाया। ये दम्भ भरते हैं, ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनके अलावा उस पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है। एक तो बात यह है। दूसरी बात कि जो नीतीश कुमार जी के लिए कहा जा रहा है, हम उनसे पूछते हैं कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से एक दलित नेता का नाम बता दें, एक अति पिछड़े नेता का नाम बता दें जिनको उन्होंने लगातार कंटिन्यू किया हो, मंत्रालय में, कहीं टिकट देने में, कहीं कुछ में बता दें। लेकिन और जो उनके हैं, अब बाकी लोगों को देख लीजिए। विजेंद्र यादव जी लगातार मंत्री रहेंगे, विजय चौधरी जी लगातार मंत्री रहेंगे, और भी कई नाम हैं जो लगातार मंत्री रहेंगे। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, अति पिछड़ी जाति के लोग, अल्पसंख्यक के लोग कौन हैं जो लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं? नाम बता दीजिए हमको, आपके पास भी आंकड़ा होगा। कोई नहीं। जो जिसका कद थोड़ा बढ़ेगा उसका कद ऐसे उसका पर कतर देंगे, दोनों भाई मिलके कतरते हैं। आज श्याम रजक जी कहाँ हैं? RJD में गए। उदय नारायण चौधरी जी कहाँ हैं? उनको ये लोग सदन में नहीं भेजेंगे, टिकट भी काट देंगे, सब कुछ करते। तो दलित नेता, अति पिछड़ा नेता, अल्पसंख्यक नेता कोई पैदा ही नहीं होने देना है। फिर भी दिखाया तो जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ ये तमाम समाज के लोग जुड़े हुए हैं और उनको ही अपना नेता मानते हैं। अच्छा, अगर जुड़े हुए हैं तो गोपालगंज काहे नहीं जीत गए थे? उप मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, घर है, काहे नहीं जीत गए थे? कुढ़नी जीत जाते ना। चुनाव पैमाना तो वही है ना। 3 जगह चुनाव हुआ, 2 जगह बुरी तरह हारे, एक जगह हारते हारते बचे हुए एक व्यक्ति के कारण वो जीत हो गई उनकी, और वो चूँकि लोगों में भ्रम था इसलिए चुनाव तो जीत ही नहीं पा रहे हैं। जेडीयू की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाए नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इतने दिनों से एक तरह से एहसान फरामोश शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जीतन राम मांझी के लिए कि जिसने उनको मुख्यमंत्री बनाया उसी को वो धोखा देकर के इंडिया। और नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के रूप में धरती पर अवतार लिए हैं, नहीं उनको किसी ने नहीं बनाया, वो तो पैदा ही मुख्यमंत्री के तौर पर हुए थे। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने क्या किया ये दुनिया को लगता है नहीं पता है। जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको राजनीतिक जीवन दिया, राजनीतिक ज़मीन दी, उनके साथ उन्होंने क्या किया उनको नहीं पता है। अरे भाई, आपने अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या जीतन राम मांझी को चाहिए था कि बिहार को बेच दें? वो यही चाहते थे ना कि हम कुर्सी पर नहीं रह करके जीतन राम मांझी से हम बिहार को बेचवा दें और अपना ये करें। कि जीतन राम मांझी जी जब कुर्सी पर बैठे तो वो बिहार के लिए और उस कुर्सी के पद के अनुरूप जब वो काम करने लगे तो इनके पेट में दर्द हो गया। लेकिन मांझी जी हमेशा सब कहते थे कि जब भी वो बोलते हैं कि नीतीश कुमार से अलग होंगे तो उनकी पत्नी उनसे नाराज होने लगती है। देखिए, ये इस समाज की अच्छाई है। ये निश्चित तौर पर दलित वर्ग के जो भी लोग होते हैं वो कभी किसी का अगर थोड़ा सा भी किया हो तो उसका वो चाहते हैं कि हम उसकी पूर्ति कर दें, कहीं से हम उनको अपने हिसाब से जो क्षमता है उसके हिसाब से वो चाहते हैं कि अगर किसी ने हमारे ऊपर थोड़ा सा एहसान किया तो हम भी उसके प्रतिरूप में वो करें। वो अलग बात है।
आप लेकिन मानते हैं ना कि लेकिन नीतीश कुमार जी का जो छद्म चेहरा था, वो छद्म चेहरा सामने आ गया ना, कि जब क्यों हटाया। आपको, आप लोग भी इन आंकड़ों को उठाइए कि आप 2005 से ही नहीं, अगर नीतीश कुमार जी से ही तुलना कर लें तो खैर छोड़िए, जंगल राज वालों का तो चर्चा ही नहीं करना है, उस पर तो क्या बात करनी, जहाँ कुछ ही नहीं था। 2005 से लेकर आज 2023 तक अगर सबसे ज़्यादा विकास दर किसी वर्ष का रहा तो जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल का रहा है। आप इन आंकड़ों से, आप उनसे जाकर बात करिए। तो ये दर्द हो गया ना। जीतन राम मांझी जिस तरह से लगातार फैसले लेने लगे पत्रकारों के लिए, तो पुलिस विभाग में काम कर रहे लोगों के लिए, चौकीदार के लिए, दफादार के लिए, बच्चियों की पढ़ाई को फ्री कर दिया, किसानों की बिजली के लिए बात वो फ्री करने वाले में लगे हुए थे। तमाम चीज़ों पर जब उन्होंने काम करना शुरू किया और पब्लिक में एक मैसेज जाना शुरू हुआ कि अरे श्री बाबू के बाद लगता है कि हाँ कोई विजनरी लीडर आया है बिहार में। नीतीश कुमार जी पर जो विश्वास था उसको तो उन्होंने धराशायी कर दिया। तो ये विजनरी काम जब इन्होंने करना शुरू किया तब उनके पेट में दर्द हो गया। और नीतीश कुमार जी ने कहे थे कि अब हम जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं आएंगे। फिर बीच में किस तरह से मतलब कि जाल रच करके और मुख्यमंत्री के कुर्सी से इनको हटाने का काम किया जीतन राम मांझी जी को। तो वो एक तरफ तो कहते हैं अरे आप बनाए थोड़े, आप इस्तेमाल करने लगे। जब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, 2014 के चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए जब उनको सांसदी में 2 सीटों पर जनता ने सिमटा दिया, तब उनको लगा कि हम तो कहीं है नहीं। तो उसमें उन्होंने जीतन राम मांझी जी के चेहरे को आगे करके और दलित महादलित में एक मैसेज देने का कोशिश किया और उसका लाभ उन्होंने लिया। तो उस लाभ को तो वो नहीं गिनाते हैं और कहते हैं कि हमने बना दिया। अरे आपको तो हमने बना दिया। 18 साल 19 साल से आप मुख्यमंत्री बने, जिसके वोट की ताकत पर आप उसको कहते हैं कि हमने बना दिया, तुमको हमने बना दिया। इस बात को उनको एक्सेप्ट करने में शर्म आती है। अच्छा सर, एक सवाल और है। आप लोग एनडीए में अब जा चुके हैं, एनडीए के साथ गठबंधन आप लोग का हो गया है, तो क्या लगता है कि सीट बंटवारा जो लगातार कहा जा रहा था जब आप लोग महागठबंधन में थे, तो कि जीतन राम मांझी की जो मांगे थी वो मांगे नीतीश कुमार ने नहीं मानी, जिस वजह से जीतन राम मांझी ने अपना अलग रास्ता देख लिया। और वो मांगे थी सीटों को लेकर के कि 5-6 सीटें उन्हें चाहिए लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। तो क्या एनडीए में आपकी बात बन गई इस बात को लेकर? देखिए, न सीटों का वहाँ पर कोई रार था, न सीटों का यहाँ कोई ये होने वाला है। उनका साजिश था। उन्होंने केवल, हम पार्टी चला रहे हैं तो हम पार्टी तो ये नहीं है ना कि एक ज़िले में हम चलाकर रुक जाएंगे। हम तो पार्टी चला रहे हैं तो हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे। हम संगठन अपना विस्तार कर रहे हैं, तो संगठन विस्तार के क्रम में हमारी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बात की चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के हिसाब से कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है चुनाव लड़ने की? जो जितनी सीटों पर तैयारी हमारी साल भर से चल रही थी उतनी सीटों पर आज भी तैयारी चल रही है। सीटों के लिए कोई रार एनडीए में नहीं है। हमारी एक ही तैयारी है कि कैसे 40 की 40 सीटें हम नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाल दें, एनडीए की झोली में डाल दें और देश में 400 पार कैसे हों, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें जहां जो लगेगा कि जिस प्रत्याशी को, जिस पार्टी को यहाँ जीत की संभावना ज़्यादा है वो लड़ेगा। संतोष सुमन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि 6 सीटों पर तैयारी है और 6 सीटों से वो चाहते हैं कि चुनाव लड़े हम पार्टी, और उसकी बात महागठबंधन से नहीं बन पाई। नहीं, आपने आधा बात कहा। उन्होंने कहा 6 सीटों पर पूरी तैयारी है और लगभग 10 सीटों पर हम और तैयारी मजबूती से कर रहे हैं। तो ये तो तैयारी अगर हम कर रहे हैं, हम अगर युद्ध में जाने वाले हैं, अगर हम 4 भाई हैं, कहीं तो युद्ध में जाना, आपकी तैयारी होगी ना उतनी सी? तैयारी है, तैयारी चल रही है। अब उसमें जहां हमको मौका मिलेगा हम लड़ेंगे, जहां हमको नहीं मौका मिलेगा हम अपने साथियों को मदद करेंगे। एनडीए से बात बनी इस बारे में? एनडीए से बात बनी नहीं तो एनडीए में बात बनी ही रहती है। एनडीए में कोई बात बिगड़ती नहीं है। बिगड़ती वहाँ है जहाँ सत्ता के लालची लोग बैठे हैं, जिनको लगता है हम ही राजा हैं, एको हम द्वितीय नासी। तो वो हाल एनडीए में नहीं है। एनडीए, भारतीय जनता पार्टी तो दुनिया में उदाहरण है जिसने अपनी छोटी छोटी सभी पार्टियों को साथ में ला करके और उनके साथ चल करके उनको भी बड़ा करने का काम किया है। आज एनडीए, आज मैं आपको आप देखिए कि एनडीए 303 सीट तो अकेले भाजपा पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार है, फिर भी छोटे कई दलों के लोगों को मंत्री बनाए हुए कि नहीं बनाए हुए हैं। और ये क्या करते हैं, ये जब यही नीतीश कुमार जी जब इधर संख्या घट रही थी तब जीतन राम मांझी जी के पास कैसे बात हो रही थी, कैसे सुमित सिंह को मिलाया गया, कैसे जमा खान साहब को मिलाया गया, कैसे लोजपा के पार्टी को तोड़ा गया और एक एक पार्टी, एक एक विधायक सबको जुटा करके सत्ता में आए। और जब ये उधर गए तब देखिए आते ही सबसे पहले हमारे मंत्रालय का एक पार्ट काट दिया। तो ये तो
स्पष्ट है कि कौन सत्ता लोलुप है और कौन सत्ता को मिल बांट के चलाने वाले लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी थे और तमाम चीज़ों पर हमने बंटवारा की। एनडीए में जाने के बात की। एनडीए में जाने के बाद जो सीटों के बंटवारा को लेकर के बात हो, पहले ही बीजेपी ये अनाउंस कर चुकी है कि वो 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब जब है बीजेपी के साथ साथ कई अन्य दल एनडीए में शामिल हैं, तो उसको लेकर के अब फिर से कहीं ना कहीं एक बार फिर सीटों के बंटवारे को लेकर के दोबारा निर्णय लिया जाएगा और उसमें हम पार्टी का कहना है कि बात बन जाएगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दिग्गज बिहार प्रोजेक्ट में। आपके साथ प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।